नमस्कार। रणभूमि 2024 में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में आप सभी मतदाताओं से ये गुजारिश है कि सबसे पहले मतदान करें और फिर जलपान करें, क्योंकि ये निशान नहीं शान है। लोकतंत्र में आपका भी योगदान है। तो इस सब के बीच बड़ी खबर, जहां 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान की प्रक्रियाएं सुबह से ही चल रही है। मध्य प्रदेश में अभी तक 14.43% मतदान हो चुका है। भोपाल में अभी तक 13.61% मतदान, गुना में अभी तक 16.43% मतदान, राजगढ़ में वहीं अभी तक 16.57% मतदान, सागर का अगर हम जिक्र करें तो अभी तक 14.58% मतदान, वहीं विदिशा में अभी तक 15.85% मतदान, भिंड में अभी तक 12.23% मतदान, मुरैना में अभी तक 12.43% मतदान, वहीं ग्वालियर का अगर हम जिक्र करें तो अभी तक 12.75% मतदान हुआ है। बैतूल में अभी तक 15.97% मतदान हो चुका है। तो लगातार सुबह से ही मतदान की प्रक्रियाएं चल रही हैं। 10 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर यह मतदान की प्रक्रियाएं चल रही हैं। और विदिशा में 15.85% मतदान, अगर मध्य प्रदेश में अभी तक 14.43% मतदान हो चुका है। भोपाल में 13.61% मतदान, गुना का अगर हम जिक्र करें तो 16.43% मतदान, राजगढ़ में 16.57% मतदान, विदिशा में 15.85% मतदान। तो मतदान जो प्रतिशत है, लगातार सभी दल ये गुजारिश कर रहे थे, मतदाताओं से ये अपील कर रहे थे कि सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और इन सब के बीच जो 9 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो भी सामने आ गए हैं। 11 राज्यों के 93 जो सीटें हैं वहां पर वोटिंग चल रही है। सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया, और मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान सुबह से ही देखा जा रहा है। लोग कतारबद्ध होकर के लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और इन सब के बीच सीएम की भी अपील सामने आ गई, तमाम नेताओं की भी अपील सामने आ रही कि सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और जिस तरह से हमने देखा कि निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनका भी जिक्र किया था, लेकिन कई जगहों पर हमने ये भी देखा कि व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त नहीं है, लोग परेशान हैं। और इन सब के बीच मतदान का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि जिस तरह से राजनीति में गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसी तरह मौसम भी अपना तापमान, अपना अलग रुख रख रहा है। और तो आम चुनाव के तीसरे चरण में पहले 11 राज्यों के 93 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान शुरू हो चुका है। आज 17 करोड़ 24 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। आपको यह भी बता दें कि गुजरात की 25 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र की 11 सीटों पर, उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर, कर्नाटक की 28 में से शेष 14 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर, बिहार की 5, असम और पश्चिम बंगाल की 4 और गोवा की सभी 2 सीटों पर मतदान की प्रक्रियाएं चल रही हैं। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की 2 सीटों पर भी तीसरे चरण में वोटिंग की प्रक्रियाएं सुबह से ही चल रही हैं। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो तीसरे चरण में 7 मई को 9 सीटों पर मतदान की प्रक्रियाएं चल रही हैं। इनमें भिंड, भोपाल, गुना, ग्वालियर, मुरैना, राजगढ़, सागर, विदिशा, बैतूल में वोटिंग चल रही है। इन सीटों पर प्रत्याशियों की अगर हम बात करें तो भोपाल से कांग्रेस से एडवोकेट अरुण श्रीवास्तव चुनावी मैदान में है, बीजेपी से आलोक शर्मा चुनावी मैदान में है। तो लगातार जो मतदान का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस खास चर्चा में पैनल जुड़ा हुआ है, सत्येंद्र जैन मीडिया पैनलिस्ट है बीजेपी के। सत्येंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। इनके साथ ही रवि परमार, प्रदेश समन्वयक एनएसयूआई के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इनके साथ ही हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक भी हमारे साथ जुड़ेंगी। मुक्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत सत्येंद्र जी आपसे ही करेंगे, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि चुनाव की प्रक्रियाएं चल रही है, बीजेपी जीत के बड़े दावे भी कर रही है। दल बदल जो कि सबसे बड़ा फैक्टर इस बार के चुनाव में, और तीसरे चरण के चुनाव के पहले हमने देखा कि जो तमाम नेता है वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में भी कई नेता गए हैं और निर्दलीय प्रत्याशियों का भी समर्थन कांग्रेस को मिलता आ रहा है। ऐसे में क्या लग रहा है कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है। अगर राजधानी भोपाल का अगर हम जिक्र करें तो पारंपरिक सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार जो कांग्रेस ने अपना बड़ा कार्ड खेला, एडवोकेट अरुण श्रीवास्तव को चुनावी मैदान में उतारा। ग्रामीण क्षेत्रों का अगर हम देखते हैं, जिक्र करते हैं, तो यहां पे उनका वर्चस्व काफी बेहतर है। तो क्या लग रहा है कि इस बार राजधानी का अगर हम जिक्र करें, भोपाल की अगर हम बात करें, तो क्या मुश्किल में आप लोगों की ये सीट नजर आ रही है? क्या आप लोगों की जो परंपरागत सीट है उस पर मुश्किलों का जो बादल है वो सामने आ सकता है? देखिए गरिमा जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी जो आपके दर्शक हैं
और भारत की जनता है, मध्य प्रदेश की जनता, भोपाल और जहाँ जहाँ पर अभी वोटिंग हो रही है वहाँ पर मैं यही अपील करूँगा कि सभी लोग मतदाता बंधु अपने निकलें घर से बाहर, बूथ पर जाएं और अपने अपने वोट का मतदान करें। मताधिकार है और कर्तव्य भी है एक देश का, वो आप पालन करें, क्योंकि आपका एक वोट ही एक आपका वोट जो है देश की सरकार चुनता है। और आज आपके एक वोट से आपने देखा कि आपकी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आपका एक वोट के कारण ही आज भारत दूसरे देशों में जाकर के आतंकियों का सफाया करता है। आपके एक वोट के कारण ही आज आर्थिक शक्ति बन रहा है भारत। आपके एक वोट के कारण ही 500 साल पुराने निर्णय भी हो रहे हैं, भव्य दिव्य और ऐसे अनेक काम हो रहे हैं। और आपके एक वोट के कारण ही जो है लगभग 20 करोड़ घरों में जल पहुंचने वाला शुद्ध जल, या आपके एक वोट के कारण ही 4 करोड़ घर मिले हुए हैं। आपके एक वोट के कारण ही युवा शक्तिशाली हो रहा है। आपके एक वोट के कारण ही गरीब जो है, गरीब कल्याण का महायज्ञ चलता है। तो आपके एक वोट के कारण ही नारी शक्ति बंधन होता है, नारी का पूजन होता है। आपके एक वोट के कारण ही युवाओं का सशक्तिकरण होता है। आपके एक वोट के कारण ही मिडिल क्लास का कल्याण होता है, उनका आर्थिक उन्नति करते हैं। तो ये आप निकलिए और अपने वोट का प्रयोग करिए। ठीक है रवि जी, आप सुन रहे थे अपने जो सरकार के तमाम जो काम है उसे गिना रहे थे अभी अभी सत्येंद्र जी, हमने देखा। और लगातार आप लोग ये बात कह रहे हैं कि ये लोग धर्म के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति, वोटों का तुष्टीकरण किया जाता है। चुनाव आयोग ने लेकिन इस बात का साफ जिक्र जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जब डेट डिक्लेयर किए जा रहे थे, तो इस बात को लेकर के साफ तौर पर चुनाव आयोग ने कहा था कि वोटों का तुष्टीकरण, वोट की राजनीति धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं की जाएगी। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं सभी राजनीतिक दल इस तरह की बातें कर रहे हैं और आप लोग सबसे ज्यादा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। देखिए, निश्चित तौर पर पहले तो मैं मध्य प्रदेश और देश की जनता से, जहां पर मतदान हो रहे हैं, उन सभी से मतदान की अपील करूंगा कि जिन्होंने अभी तक लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान नहीं दिया है, वो अपने घर से निकलकर मतदान करें। वहीं बात कर रहे थे कि बीजेपी ने कार्य किए, तो बीजेपी अपने विकास के नाम पर, कार्यों के नाम पर वोट कहाँ मांग रही? बीजेपी तो सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है, वहीं वो 370 की बात कर रही है। और यहीं देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने के शीर्ष नेतृत्व ने और उनके बड़े नेताओं ने दावे किए थे कि हम हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाएंगे, लेकिन वो 370 वोट बढ़े नहीं, कम हो गए। आप बात कर रहे थे भोपाल की, तो मैं भोपाल में बता दूं कि हमारे जो प्रत्याशी हैं अरुण श्रीवास्तव जी, वो एकदम साफ छवि के हैं और जनता के बीच में वो हमेशा रहे। वहीं इनके प्रत्याशी जो कि महापौर रहते हैं, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों वालों को प्रताड़ित किया, झुग्गी झोपड़ियों से उनको बेघर कर दिया। तो ऐसे प्रत्याशी जिनने भोपाल का विकास करने की जगह विनाश किया है। भोपाल में इनने साइकिल ट्रैक बनाया था एक होशंगाबाद रोड पर, उसका आज तक उद्घाटन नहीं किया। लाखों करोड़ों रुपए उसमें लगा दिए, लेकिन आज तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य है भोपाल का। वहीं आप देख रहे हैं बीआरटीएस कॉरिडोर बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, उसमें घोटाला हुआ था। आज करोड़ों रुपए का बीआरटीएस तोड़ा जा रहा है, करोड़ों रुपए का घोटाला। रवि जी, आप तमाम बातें कह रहे हैं, ठीक है, हम आपकी बातों से भी एग्री कर रहे हैं, लेकिन जनता आप लोगों पर विश्वास क्यों नहीं कर पाती है? विधानसभा चुनाव हुआ, आप ही लोग राजनीतिक दल थे, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी राजनीतिक दल ये बात कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल, लेकिन आप लोगों जो तमाम जो सर्वे है उसमें भी ये बात निकलकर सामने आ रही थी। आप लोगों की पार्टियों ने भी तमाम सर्वे कराए थे सोशल मीडिया के जरिए। ये बात आप लोग कह रहे थे कि बड़ी जीत दर्ज कराएंगे, लेकिन जनता आप लोगों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही है। तमाम मुद्दों को लेकर के भी आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं। आप कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर ये वोट बटोरने की राजनीति करते हैं। तो भाई, अगर ये धर्म के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों पर जनता क्यों नहीं भरोसा कर पाती है? देखिए, निश्चित तौर पर जनता इस बार भरोसा करेगी और हम जनता के लिए न्याय पत्र लेके आ रहे हैं। और हमारे न्याय पत्र में माननीय राहुल गांधी जी, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने साफ किया है कि देश की जनता को न्याय मिलेगा। और उसके लिए हमने न्याय पत्र में 5 न्याय रखे, जिसमें किसानों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे और महिलाओं के मुद्दे, हम सभी के मुद्दों पर लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। और बिल्कुल जनता सकारात्मक है इस बार कांग्रेस को लेकर, और कांग्रेस के साथ है, और कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए भी जनता अपने घरों से निकल रही। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देख लीजिए कि कई बूथों पर आज विरोध हो रहा है। पहले भी हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि बूथों पर जनता ने विरोध किया। क्यों विरोध किया? कि उनके पास रोड नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, इस वजह से विरोध किया। और आज भी यही स्थिति सागर और भिंड में देखने को मिल रही है। वहीं रायसेन में भी ये स्थिति बन रही है कि मतदाता एक ही पोलिंग बूथ पर एक भी वोट नहीं डाला अभी तक सुबह से। तो वहां पूरे जनता विरोध कर रही कि नारे भी लगा रही कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, जो कहती कि विकास की बात करती है, जो कहती कि हमने सड़कों का जाल बिछाया, तो ये बूथ और ये गांव क्यों छूट गए? इन गांवों तक सड़क क्यों नहीं बनी? आज इन गांवों तक पानी क्यों नहीं पहुंचा? इन गांवों में बिजली की समस्या क्यों है? तो भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है, और जो कहती कि हमारी हर बूथों पर
कमेटियां हैं, अच्छा। हमने हर बूथों पर काम किया, तो ये बूथ कहाँ है, ये इन बूथों पर रवि क्यों जी, नहीं पहुंचे? आप न्याय पत्र की बात कर रहे हैं, न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं। न्याय यात्रा को लेकर के आपकी एक बड़ी मशहूर शायरी है, वो भी मुझे याद आ गई कि मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। लेकिन ये जो शायरी है आपकी, जो न्याय यात्रा निकल रही थी राहुल गांधी पर, वो बिल्कुल इसके विपरीत नजर आती रही। राहुल गांधी जहां जाते थे वहां से ही अगले दिन देखा जा रहा था कि जो आपके जो नेता है वो लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे थे। ऐसे में आप लोग तमाम न्याय यात्रा की बात, न्याय पत्र को लेकर के सामने आ रहे हैं, युवाओं की गारंटी कही जा रही है। लेकिन हमने देखा जब से आपका ये अलायंस बना, ये चुनाव को जीतने के लिए आपका ये अलायंस बना था, लेकिन यहां पर भी बहुत ही ज्यादा जो लोगों में तालमेल है वो बेहतर नहीं है। राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं वो कोई और बात कहते हैं, वही अखिलेश यादव कुछ और बात कहते हैं, आपके आरजेडी के नेता कुछ और बात कहते हैं। तो आप लोगों के अलायंस में ही जो आपसी तालमेल नहीं है, बेहतर नहीं है, और आप लोग जीत के बड़े दावे कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर सब में समानता और सब अपना अपना पक्ष रखते हैं। वहीं आपने बात की थी न्याय यात्रा की, न्याय यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, और उस न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी जी एक देश के विपक्ष के बड़े नेता उभर कर आए। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2019 से 2023 के बीच में जिस तरह से लोकप्रियता कम हुई है और राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ी है, उससे स्पष्ट हो चुका है कि देश की जनता राहुल गांधी जी को चाहने लगी है। वहीं बात की जा रही थी न्याय यात्रा की, तो न्याय यात्रा में जनता का अपार समर्थन मिला था और जनता के बीच में राहुल गांधी पहुंचे थे, ना कि जनता राहुल गांधी जी के पास गई थी। जनता के बीच में राहुल गांधी ने जाके तस्वीरें देखी थी रवि जी, कई जगहों पर जाकर जनता दल बदल का सिलसिला बड़ा फैक्टर। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने के लिए ये करती है, और भारतीय जनता पार्टी पहले वही बात करती है कि ट्रेडिंग के भी आरोप लगाएंगे रवि जी। बिल्कुल निश्चित तौर पर लगाएंगे आरोप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने आप देख लिया ना इंदौर में किस तरह से लोकतंत्र का तमाम आरोप है, उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ बीजेपी के भी पैनलिस्ट सत्येंद्र जी मौजूद हैं। सत्येंद्र जी, आप देख रहे हैं कि लगातार अब हॉर्स ट्रेडिंग का भी आरोप आप लोगों पर लंबे वक्त से लगता रहा है, और जिस तरह से दल बदल बड़ा फैक्टर यहां पर देखा जा रहा है। ऐसे में तमाम तरह के कांग्रेस के आरोप, धर्म के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति, जाति के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति, आप लोगों की पार्टी को लेकर के लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, ये जो है ना, ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कांग्रेस ही करती रही है, और इस धर्म के नाम पर देखिए वो प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह जी, वो कहते रहे कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और कांग्रेस ने कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश के अंदर अपनी अपनी राज्य सरकारों में SC ST और OBC के जो आरक्षण है उस पर डाका डाला, उनके हकों को छीना और उसको मुसलमानों को दिया धर्म के नाम पर। और धर्म के नाम पर ही आप देखिए, अभी कर्नाटक में एक राज्यसभा के सदस्य का मनोनयन हुआ जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बहुत ही करीबी हैं, और उसमें क्या हुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। तो ये कांग्रेस ही करते हैं, पाकिस्तान को लेके आने का काम, धर्म का नाम। ये अब आपका सांसद चुना जा रहा है राज्यसभा का, उसका सर्टिफिकेट लेने जाते हो तो वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे विधानसभा में लगाने वाले कांग्रेसी लोग। यहाँ पर राहुल गांधी, जहाँ जहाँ राहुल गांधी के चरण पड़े वहाँ वंटा ढार हुआ, और जब उनकी यात्रा आई तब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले कांग्रेस के नेतागण रहे। और जो कांग्रेस खुद अपने नेताओं को न्याय नहीं दे पा रही, क्या बात करती न्याय की। लाखों कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर लिया, तिलांजलि दे दी कांग्रेस को, और कांग्रेस फिर भी अभी पता नहीं किस उसमें लगी रहती है। आप सोचिए, निर्मला सप्रे जी क्यों छोड़ के आई विधायक, हमारे तो आज 163 विधायक हैं, हमें क्या करना हॉर्स ट्रेडिंग की, खरीद फरोख्त की राजनीति लगातार। अरे राधिका खेड़ा जी की क्या खरीदी फरोख्त कर ली। राधिका खेड़ा जी कह रही है मेरा उनका चीर हरण करने वाले कांग्रेस के अंदर दुर्योधन बैठे हुए, दुशासन बैठे। में 3000 महिलाओं की सीडी बनाने वाले कहाँ है, कहाँ भाग गए वो? आप गरिमा जी बोलिए, मैं आपकी जवाब दूं, उनका जवाब दूं पहले। एक एक करके देखिए, मैं दे रहा हूँ जवाब, आप सुन लीजिए। वैसे आपको बोलना चाहिए, ये नेशनल हेराल्ड पे नहीं बैठा हूं मैं, अपने नेशनल हेराल्ड पे आप कुछ भी बोलो, या कांग्रेस का एक चैनल पे आप जो बोलना वो बोलिए। मैं आया हूं स्वदेश न्यूज पर, सम्मानी चैनल पर। मैं अब अगर इन्होंने उठाया तो सुन लीजिए। इस कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, यह विषय कांग्रेस की सरकार का वहां का विषय था। ये वहां के लोगों ने उस पर दिया, आवेदन दिया और बताया, ये ड्राइव्स दी, सारी दी। सिद्धारमैया जी कुंभकर्ण की नींद में सोते रहे, क्योंकि वो बोकालिगा बोर्ड को संभालना था उनको, और DK शिव कुमार जी भी कुंभकर्ण नींद में सोते रहे। राज्य सरकार का विषय है कानून व्यवस्था का, क्यों कार्रवाई नहीं की? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो कांग्रेसियों, जो अपनी राधिका खेड़ा को नहीं संभाल पा रहे, उनके साथ में उनका चीरहरण करने के लिए तैयार पुल के खलयोगी दुशासन और दुशील बैठे हुए हैं वहां पर, वो कह रही हैं, और दुर्योधन बैठे हैं इस कांग्रेस में। एक कांग्रेस पूरा इसी प्रकार का कौरवों का गढ़ है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि वो कौरवों का समूह है। तो मैं कहता हूं कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले दुर्योधन अब मैं जाता हूं। आज भगवान रूपी जनता ये कह रही है,
अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वन्य प्रकर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर से न कभी ऐसा होगा। और यही हो रहा आज, वो भगवान रूपी जनता, एक एक जनता भगवान कृष्ण बन रही, भगवान राम बन रही है, और माताएं नारायणी का रूप बन के आ रही हैं, माँ दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी बन के आ रही हैं। ये सनातनियों की निंदा करने वाले, सनातनियों का हरास करने वाले, राम को काल्पनिक और बताने वाले, आज सभी लोग ऐसे लोग जा रहे हैं, ईवीएम पे जा रहे हैं, और वो माताएं बहनें भी जा रही हैं। और मैं तो कहता हूँ कांग्रेस में न नीति है, न नियत है, न नेतृत्व है और न नेता है। इन चारों की कमी के कारण कांग्रेस में आकर्षण नहीं बचा, कांग्रेस में रस नहीं है। सुन लीजिए गरिमा जी, कांग्रेस रसविहीन हो गई है। जो चाशनी से मीठी होती है चीजें, वह चाशनी भी कांग्रेस में नहीं है। इसीलिए कांग्रेस के लाखों नेताओं ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय सी यू कर दिया है। ठीक है रवि जी, आप सुन रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, और ये खुद कह रहे हैं कि हमारे पास इतने विधायक है तो हमें हॉर्स ट्रेडिंग करने की जरूरत, खरीद फरोख्त की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपके नेता, ना आपकी पार्टी में नीति है, ना नेता है, ना नेतृत्व है, और ऐसे में आपके नेता ही बार बार इनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, ये तो जनता साफ देख रही है और मतदाता साफ देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन धर्म के नाम पे वोट मांग रहा है, कौन जाति के नाम पर वोट मांग रहा है, और कौन खरीद फरोख्त कर रहा है। वही बात की थी कर्नाटक की, तो कर्नाटक में अभी सरकार बनी है और सरकार बनते से ही कड़ा एक्शन लिया गया, और उस आदमी की ये बात कर रहे हैं कि जिसका प्रचार प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे थे, खड़े मंच से उसके लिए वोट मांग रहे थे, उस आरोपी की बात कर रहे हैं कि उस पर कर्नाटक सरकार ने कार्रवाई नहीं की। देश का प्रधानमंत्री खड़े मंच से उसके अपराधी के लिए वोट मांग सकता है, सरकार ने तो कार्रवाई की कभी, तभी तो कर्नाटक छोड़ के भागा। आज कहां है फरार आरोपी? देश से भागने क्यों दिया? प्रधानमंत्री जी ने देश से भागने क्यों दिया उसको? खड़े मंच से मोदी जी ने वोट मांगे उसके लिए, अपराधी के लिए। वही आप बात करते थे, आप बात करते महिला अपराधों की। आज मणिपुर में देख लीजिए क्या स्थिति, 1 साल से मणिपुर चल रहा है। अगर कर्नाटक की सरकार ने कार्रवाई की होती, अरे सुन लेना, कर्नाटक की सरकार ने कार्रवाई की होती तो आज उस पर इंटरपोल का नोटिस इशू हो जाता, आज वो जा नहीं सकता था, क्योंकि ये केंद्र सरकार का विषय नहीं होता। लेकिन राज्य सरकार सोती रही। और मणिपुर जाते हो तो संदेश खाली भी जाओ, और आप पिछली बार इसी चैनल पे आए थे और आप कह रहे थे संदेश खाली में कुछ नहीं हुआ। अरे शर्म आनी चाहिए, चुल्लू और पानी में डूब रहे कांग्रेसियों, दुशासन और दुर्योधनों की सेना हो तुम। तो आप सब लोग जो हो दुशासन, कलयुगी दुशासन हो और दुर्योधन हो, कांग्रेस के अंदर ही कि कांग्रेस की बहनों का चीरहरण करना चाहते हो। राधिका खेड़ा जीता जागता समूह है, उदाहरण है आज आपके सामने। और मणिपुर जाते हो तो वहां भी जाओ, वो काबू वैली को किसने दिया म्यांमार को? काबू वैली को म्यांमार को मणिपुर के पास ही है काबू वैली। उस काबू वैली को मणिपुर को देने का महापाप कांग्रेस की सरकार ने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और कच्छा द्वीपों पे नहीं आ रहा अभी, और कांगो वैली पे भी नहीं आ रहा। एक कांगो वैली रवि जी, सत्येंद्र जी आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। मुक्ता जी देखिए, दोनों पार्टियों के तमाम तरह के आरोप है। जहां एक तरफ कांग्रेस इन पर धर्म के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी परिवारवाद को लेकर के लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, विपक्षी दल पर हमलावर है कि इनके जो तमाम जो दल हैं, परिवारवाद इसमें सबसे ज्यादा किया जा रहा है। और बीजेपी साफ तौर पर यह बात कह रही है कि ना हमें हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत है, ना ही हम किसी को बुला रहे हैं। लोग इनसे परेशान होकर के, इनके दल से परेशान होकर के हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ऐसे में अगर हम मध्य प्रदेश का जिक्र करें, चलिए मध्य प्रदेश पर आते हैं। 9 सीटों पर तीसरे चरण में चुनाव की प्रक्रियाएं चल रही हैं। किस तरह की तस्वीरें, किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं अगर हम दोनों ही दलों का जिक्र करें तो? देखिए, राजनीतिक समीकरण की अगर आप बात करेंगे गरिमा, तो हम लगातार देख रहे हैं कि एक परसेप्शन बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, एक रणनीति के तहत काम कर रही है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं। हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं और जो प्रवक्ता हैं सब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी, तीसरे चरण से पहले भी एक सिटिंग विधायक ने बीजेपी में का दामन थामा। तो लगातार हम देख रहे हैं, और एक ये रणनीति है बीजेपी की, ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि सब कुछ ठीक नहीं है कांग्रेस में। देखिए, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए नेता जो है बीजेपी आ रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी ही अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही तो देश को क्या संभालेगी? एक ये रणनीति है। और जहां तक अगर बीजेपी कांग्रेस की बात करें तो, और जब वोटिंग की बात करें, देखिए वोटिंग परसेंटेज को लेकर बीजेपी की चिंता की लकीरें बड़ी है। जी मुक्ता जी, सत्येंद्र जी देखिए, अभी अभी आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन भी रहे थे, और जिस तरह से कांग्रेस पर तमाम तरह की आरोप प्रत्यारोप का भी दौर हमने देखा, तमाम तरह के तंज कसने का भी दौर हमने देखा, और आज अभी अभी प्रधानमंत्री कह रहे थे कि अपनी विरासत बचाने की जो पूरी कोशिश है, जो पूरी कवायद है, वो कर रहे हैं।
बिल्कुल निसंदेह। देखिए ये विरासत बचा रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस अपनी डायनेस्टिक डेमोक्रेसी की विरासत को बचाने का काम कर रही है। और जिस प्रकार से आपने देखा कांग्रेस में एक ही मंत्र चलता रहा, और वो क्या रहा, त्वमेव माता चा पिता त्वमेव बंधुश्च भगिनी जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा जी त्वमेव सर्वम मम देव देवा। तो वो वहाँ पर एक ही मंत्र चलता और उसी को बचाने की बात होती, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा जी हों, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हों, राहुल गांधी हों, सोनिया गांधी हों, राजीव गांधी हों, संजय गांधी हों, ये इंदिरा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, वो सभी आप देखिए 5G चल रहा है कांग्रेस में। और हम अभी 5G तो भारत की जनता को टेक्नोलॉजी में दे रहे हैं, फ़ोन में और सब में, और 6G पे हमारा देश काम कर रहा है। तो हमारा 5G ये है, उनका वो है, तो विरासत उनके लिए वो है, हमारे लिए हमारा देश ही विरासत है। कि हम कहते हैं ना कि आज से 1000 वर्ष बाद भी भारत क्या होना चाहिए, या आज से 20 साल बाद मतलब 25 साल बाद भारत जो है 2047 में जब अपनी शताब्दी मनाएगा स्वतंत्रता की, तो उस समय भारत की स्थिति क्या होना चाहिए, कि भारत का इकोनॉमी कितने बिलियन ट्रिलियन डॉलर की होना चाहिए, ये सारी चीज हमने रखी। और कांग्रेस और विरासत में बढ़ाने में हमने क्या काम किया, जो 500 वर्ष बाद भगवान राम का मंदिर बना, उसमें हमें आहुति डालने का हमें सौभाग्य मिला। आज वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार बना, उसको ट्रस्ट बनाया गया, गृह मंत्रालय के द्वारा ट्रस्ट बने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, बनाया, हमने उसको आहुति डाली एक एक कार्यकर्ता ने। ऐसी 300 से ज्यादा प्रतिमाएं, जो ऐसी हजारों वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं थी, पूरे देश विदेशों में बहुत सारी जगह पहुंच गई थी वो इन प्रकार। लेकिन मोदी जी की सरकार, मोदी सरकार, भाजपा की सरकार उस विरासत को बढ़ाने के लिए उनको भी वापस लेके आई, और उसमें तो ये बहुत बड़ी बात हुई है। उसमें जैन प्रतिमाएं भी हैं, और उसमें हिंदू प्रतिमाएं भी हैं, शक्तिपंथ से जुड़ी हुई कुछ बौद्ध प्रतिमाएं भी हैं। तो इस प्रकार से वो लेके आए, उसको विरासत को बढ़ाने का मोदी जी जो बात कह रहे हैं वो है। लेकिन कांग्रेस विरासत को नहीं बचा पा रही। अब 21वीं बार उनका स्टार्टअप लॉन्च हुआ। हम देश में जब कांग्रेस आई थी तो 100 स्टार्टअप नहीं थे इस भारत में। 2000 मतलब कांग्रेस बीजेपी आई थी, बस हाँ मैं बता रहा हूँ 5 सेकंड में। तो 2014 में 100 स्टार्टअप्स भी नहीं होते थे। आज हमने देश में 1.25 लाख से ज्यादा तो स्टार्टअप्स दे दिए, और 80 करोड़ के लगभग संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र में रोजगार दे दिए। लेकिन अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी का स्टार्टअप जो है 21वीं बार फेल होने वाला है, 20 बार हो चुका। या रॉकेट लॉन्चर, उनका लॉन्चिंग सिस्टम फेल हो जाता है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। डायनेस्टिक डेमोक्रेसी से भला नहीं हो सकता इस देश का। इस देश का भला होगा तो भगवान रूपी जनता को आगे बढ़ाओ, आप लीडरशिप डेवलप करो। और ना अभिषेको न संस्कारा सिंहस्थ क्रियते व ना विक्रमार्जितम स्वमेव मृगेंद्रता। और स्वमेव मृगेंद्रता का मंत्र हमारी पार्टी में पढ़ा जाता है। जो अच्छा कार्यकर्ता, उस कार्यकर्ता को और आगे बढ़ाया जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी उसका आप हम सबके सामने एक उदाहरण है। ठीक है, हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी, आपका रुख करूंगी कि मुक्ता जी देखिए, दोनों ही पार्टियों के अपने अपने आरोप हैं, अपने अपने दावे, और इन सबके बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप भी सुन रही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस तरह से अपनी विरासत को बचाने की जो कोशिशें कर रही है, और हम विरासत को बढ़ाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। हर तरह की राजनीति, धर्म के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर राजनीति देखने को मिल रही है। ऐसे में इस बार का चुनाव जो कि बेहद दिलचस्प होने वाला है, और किस तरह की जो तस्वीरें हैं आगे आने वाले वक्त, अगर 4 जून का हम जिक्र करें, 400 पार के आंकड़े की बात बीजेपी कर रही है, क्या इस तरह की तस्वीरें क्या आने वाले वक्त में हम देखने को मिल सकती हैं? और इस बार आप जिस तरह से लगातार आप देख रही है, आज तीसरे चरण का चुनाव है, लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह का वाकयुद्ध चल रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में। लगातार हम देख रहे हैं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। नेता एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे हैं लगातार। और जिस तरह से अगर बात करें तो जैसा आपने भी कहा, लगातार जो बीजेपी है परिवारवाद का मुद्दा उठा रही है। उसका मानना है कि कांग्रेस जो है परिवारवाद से ग्रस्त है और परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाती है। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का कहना है कि वहां पे एक जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता है उनको ऊपर उठाया जाता है। तो इस तरह की बात है। और लेकिन वोटिंग परसेंटेज, जो मैं लगातार कह रही हूं, वोटिंग परसेंटेज जो इस बार के चुनाव में सबसे अहम इशू है, वोटिंग परसेंटेज। जो वोटिंग परसेंटेज कम है और कम रहा है, उससे राजनीति या उससे राजनीति किस दिशा पे जा रही है, उसका कितना असर जो है रिजल्ट पे पड़ेगा, ये हमें देखना होगा। कांग्रेस के खेमे की बात करें तो कांग्रेस मानती है वोटिंग परसेंटेज कम है, यानी उनके फेवर की बात है। लेकिन बीजेपी इसको ऐसा कह रही है कि नहीं, हमारे कार्यकर्ता निकल रहे हैं, कांग्रेस के नहीं निकल रहे हैं, कांग्रेस में निराशा है। तो वोटिंग परसेंटेज जो है इस बार की राजनीति और इस बार के इलेक्शंस में गेम चेंजर साबित होगी।
और जिस तरह से हमने ये भी देखा मुक्ता जी कि एक तरफ जहां विपक्षी दल के युवाओं की गारंटी, न्याय की गारंटी, वहीं दूसरी तरफ मोदी की गारंटी, जो पलड़ा है वो कहीं ना कहीं देखा जाए अभी तक जितने जो आंकड़े, जो सर्वे निकल करके सामने आ रहे हैं, मोदी की गारंटी पर लोग अपना भरोसा बहुत दिखा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों से ग्राउंड जीरो पर आप भी मौजूद रहती है, तमाम जो हमारे सहयोगी दल है वो भी मौजूद रहते हैं। हम देख रहे हैं जनता का रुख और धर्म के नाम पर जिस तरह से वोट बटोरने की राजनीति कांग्रेस बीजेपी पर आरोप भी लगाती रही है, लेकिन इन सब के बीच राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो मुद्दा था वो भी चुनाव में हमने देखा कि खूब पार्टियों ने भुनाया, लेकिन इसका फायदा भी कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल गरिमा, राम मंदिर का इशू जो है वो बिल्कुल जो है ये आस्था का सवाल है, लोगों के आस्था का सवाल है और इससे बीजेपी को फायदा मिला है। और जिस तरह से राम मंदिर के उस कार्यक्रम में जो कांग्रेस नहीं गई उससे कांग्रेस बैकफुट पे आई और उससे उसको नुकसान हुआ। दूसरी बात जो आप कर रही है, मोदी की गारंटी का जो नारा है, मोदी की गारंटी जो है ये लफ्ज गांव गांव में है, क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत ट्रैवल किया, हम लोगों भी गांव कस्बे में गए, वहां भी लोगों के अगर हम बात करें, लोगों से जब हमने बात की तो वो हर व्यक्ति के मुंह पे ये जरूर है कि मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटी अब वो वोट में तब्दील होती है कि नहीं ये देखना पड़ेगा, लेकिन मोदी की गारंटी जो है वो लोगों के जुबान पे चढ़ के बोल तो रहा है। ठीक है मुक्ता जी, आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। सत्येंद्र जी, आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ रवि परमार भी जुड़े थे, एनएसयूआई के प्रदेश समन्वयक, उनका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है और आज तीसरे चरण का ये जो रण है वो भी चल रहा है। और इन सबके बीच आप सभी मतदाताओं से एक बार फिर से गुजारिश कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये निशान नहीं शान है, लोकतंत्र में आपका भी योगदान है। इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला, चर्चाओं का सिलसिला, चुनावी अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।